जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज लेकर आया है सत्ता का गुलाल। आज महा एग्जिट पोल। तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका महा एग्जिट पोल। हम आपको दिखा रहे हैं महा एग्जिट पोल किस लिए, यह भी जान लीजिए कि 690 सीटें हैं कुल मिलाकर विधानसभा की, यानी कि 690 विधायक चुने जाएंगे। 25 करोड़ वोटर्स के जरिए यह पूरा चुनाव होने वाला है, यानी कि एक एवरेज एमएलए जो है वो 3.63 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व इस चुनाव के नतीजे के बाद करता होगा। इसका मतलब यह समझ लीजिए कि एक एमएलए, जी हाँ, केवल एक विधायक आइसलैंड की, बारबेडस की जनसंख्या से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे आप समझ लीजिए कि इस देश में कितना बड़ा स्तर पर चुनाव होता है और इसीलिए उसकी कवरेज भी इतने बड़े और भव्य स्तर पर करना बहुत जरूरी था। 2 बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से। 2 बड़े नेताओं ने बड़े बयान दिए हैं। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का फायदा नहीं हुआ है, और आजम खान ने कहा कि अगर यूपी में हारे तो ये अखिलेश यादव की हार नहीं, पूरे यूपी की हार होगी। बिटवीन द लाइंस इसको पढ़ें अगर प्रदीप जैन आदित्य, तो उन्होंने कह दिया है आजम खान ने कि अगर हारे तो अकेले अखिलेश की हार नहीं होगी, राहुल गांधी पर भी ठीकरा फूटेगा। और रविदास मेहरोत्रा तो साफ बोल ही गए। ऐसा क्यों हो रहा है? जी रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रविदास मेहरोत्रा ने जो बात कही है उनकी निजी अपनी राय है। समाजवादी पार्टी के वो अधिकृत कोई प्रवक्ता नहीं है, और किस द्वंद्व में उन्होंने ये बात कही मैं ये नहीं समझता। लेकिन जो आजम खान जी ने बात कही है, उन्होंने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक सबसे ज़्यादा विकास युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने का काम किया, हमारे छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया, सड़कों का जाल बनाया, मेट्रो बनाई। और अगर उसके बावजूद भी इस प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते हैं तो वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की है, अगर आप उनका पूरा वक्तव्य देखें, कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी। हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि 11 तारीख को फिर से अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश में जातिवादक ताकतों की हार होगी और विकास की जीत होगी। ये निजी राय वाला फंडा सर थोड़ा हम लोग को समझ में आता नहीं है, क्योंकि ये मौके मौके बदलता रहता है। सर आपको समझ में आता है क्या? ये बिल्कुल समझ में आता है, इसलिए कि ये अच्छी बात कह रहे हैं। इसी तरह से हर राजनीतिज्ञ को बोलना चाहिए, कहना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि ये सुन सुनकर कान पक गए हैं कि ये उनकी निजी राय है, ये उनकी सरकारी राय है, ये इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। हमें लगता था निजी राय केवल दिग्विजय सिंह की होती है, मगर उसमें क्या होता है कि इसी काम के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तनख्वाहें भी मिलती हैं, जिसको कहते हैं स्पिन लगाने के लिए। जो कम्युनिकेशंस एडवाइजर वगैरह होते हैं, उनका काम ये होता है कि इधर नेता ने कुछ कह दिया, उसके बाद में आपका अगला काम शुरू हो जाता है। जैसे मिसाल अमेरिका के इलेक्शन वगैरह में देख लीजिए, तो या उसके बाद में जो होता है कि प्रोफेशनली लोग बाकायदगी से हायर किए जाते हैं कि उन्होंने ये कह दिया, अब आप इसको किसी तरह से संभालिए। लेकिन सच बात यह है कि जो अभी आपने जिन लोगों को कोट किया, शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की बौखलाहट की सुगबुगाहट मतलब सुनाई दे रही है उन आवाजों में। मुझको शुरू हुआ उससे पहले अविनाश अवस्थी भी कल का कुछ ऐसा ही जिक्र कर रहे थे। अविनाश जी, कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि हालांकि अभी तो एग्जिट पोल्स भी नहीं आए, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कहीं तनाव हो रहा है लोगों को? रोहित जी, अभी जो आपने 2 वक्तव्य सुनाए, कल किसी चैनल पर मैं देख रहा था, वकार साहब समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने अपना एक विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को 45% वोट मिले थे। उनकी अगर हम लोकप्रियता कम कर भी लेंगे तो कितनी कम करेंगे? 10% भी कम करते हैं तो 35%, बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है। 29 और 32% जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले थे उस समय। तो एक कल के इलेक्शन खत्म होते ही एक ये नैरेटिव शुरू हो चुका है और किसी न किसी रूप में ये होने लगा है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूँगा, अभी 1-2 लोगों ने यहाँ पर बिहार के एग्जिट पोल की चर्चा की। बिहार के साथ साथ कई बार सही भी साबित हो गए वैसे एग्जिट पोल। कई बार ऐसा भी हुआ है नीलांजन जी की एग्जिट पोल सही भी साबित हुए।
तो एग्जिट पोल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सही साबित हुए, लेकिन हम एक अपने चश्मे को उस दृष्टि से देखें। याद रखें, हमारी स्मरण शक्ति में सिर्फ बिहार रहे। ये ठीक है कि बिहार में इलेक्शन, दिल्ली भी है, दिल्ली में नहीं था, दिल्ली में ऐसा नहीं था, लेकिन बिहार, लेकिन ऐसा भी हुआ कई जगह कि जहां एग्जिट पोल एग्जैक्ट आ गए। मैं किसी पर्टिकुलर एजेंसी का नाम नहीं लूंगा। आप 8 का देखेंगे तो 1 का तो ठीक आएगा ही आएगा। नहीं, कई बार मैं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक एजेंसी का नहीं कह रहा हूं मैं। और जब सबके एक से हो, मान लीजिए सबके एक से हो, तो उसमें कई बार ऐसा हुआ कि सही भी निकले। मैं, लेकिन मैं इस बावजूद इसके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल हमेशा सही ही होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिलेक्टिव हमारी जो हियरिंग है या हमारी जो सिलेक्टिवनेस है, वो एक खासतौर से इलेक्शन तक रहे तो बात समझ में आती है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद जब हम प्रभावित भी नहीं कर सकते, तब हमें काफी कुछ हद तक इस दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या होने वाला है, तब हम सही। आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की, सैयद वकार का जिक्र करते हुए मैं एक बार श्रीकांत से जल्दी से कमेंट लेता हूं। श्रीकांत, वोटिंग परसेंटेज तो आपकी पार्टी का पहले भी कम नहीं हुआ, बिहार में भी कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ वोटिंग परसेंटेज में, दिल्ली में भी लगभग इंटैक्ट रहा, पर सीटें तो नहीं आई सर। आपको सीटें, जो हमारा वोट शेयर है वो सीटों में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। और जहाँ तक आप ये जो बयान आए हैं इनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो अखिलेश जी ने शुरू में ही स्वीकार कर लिया था कि उनकी जीत नहीं हो पा रही है। इसलिए जब पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री जब बैसाखियों के सारे सत्ता में वापसी का जुगाड़ लगा रहा हो, तो आपको स्पष्ट है कि श्री अखिलेश जी का जो विकास था वो अखबारों तक सीमित था, नीचे तक वो विकास नहीं था। और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और कांग्रेस के उपाध्यक्ष को भी लग रहा था कि उनकी दाल यहाँ अकेले गलने वाली नहीं है, और मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्होंने घोषित कर दिया था। तो उसके बाद फिर वो किसी भी तरीके से सपा के साथ उन्होंने गठजोड़ किया था। तो अखिलेश जी को इस बात का एहसास था कि 4.5 साल तक जो उनकी विफलताएं हैं, जो उन्होंने वायदे किए थे, उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं, और इसलिए उन्होंने गठबंधन किया था। और जनता ने उसको पूरी तरह से खारिज किया है। सुशासन और विकास देने वाली पार्टी को स्वीकार किया। मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक पहला एग्जिट पोल आ गया, देखिए इंडिया टीवी सी वोटर का। उसके मुताबिक मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें, एग्जिट पोल केवल एक अनुमान होता है वोटर्स से बातचीत के आधार पर, और जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल 100% सही हो। ये नतीजे नहीं है, ये केवल रुझान है लोगों से बातचीत के आधार पर। तो पहला अनुमान जो इंडिया टीवी सी वोटर का आया है वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है। नीलांजन, आपको लगता है बीजेपी को चाहने वाले, उसके जानने वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वहां पर? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मणिपुर में करीब 15 साल से कांग्रेस का गवर्नमेंट चल रहा है। एक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट डेवलप हो गया है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड रहा है जिससे लोग परेशान रहे। एक तरह से एक मणिपुर में हमेशा आफ्सपा के चलते हमेशा एक आंदोलन में गृह रहा है वो स्टेट। तो एक तरह से राजनीति में मौका था एक किस्म का चेंज आने की संभावना का। तो अगर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो मुझे इसमें कतई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर यही ट्रेंड जो है ये अल्टीमेटली वर्डिक्ट में बदल जाए। लेकिन अभी आगे और बहुत कुछ देखना है, तो देखते हैं क्या होता है। और उसमें भी ये है कि एक ही आदमी मुख्यमंत्री के रूप में चला जाए फटीक तो हो गया है काफी। हाँ, तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा फटीक, थोड़ा सा एक फैक्टर होता है वोटर की नजर में, लेकिन बहरहाल देखना होगा। गोवा मणिपुर वो दोनों जगह है जहां महिलाएं ज्यादा हैं। मोबिन जैदी साहिबा, अभी बात हम कर रहे थे मोबिन जैदी साहिबा के, जब मैंने कहा कि मुस्लिम वोटर बटा, आपने कहा कि महिलाओं पर भी बात करेंगे। तो अगर ये दोनों स्टेट जाते हैं बीजेपी के पास में, तो क्या ये समझें कि महिलाओं को मोदी पसंद है? नहीं, अब नापसंद तो मुझे लगता है जब वो पिटारा खुलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन महिलाओं का वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह इम्पॉर्टेंट हो गया है कि महिलाओं का वोट अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया है। और अगर आप देखें, लेकिन जब हम स्टार प्रचार करने वाली महिलाओं को देखते हैं और उसके बाद हम जब देखते हैं कि कुछ पार्टियां ऐसी जो महिलाओं को टिकट नहीं देती हैं, इस पार्टी में मुझे लगता है एकता नज़र आती है अक्रॉस पार्टी कि महिलाओं को अगर टिकट देने की बात होती है तो उनको दिया नहीं जाता, लेकिन महिलाओं के वोट पे डिपेंड बहुत किया जाता है। और एक चेंज ये आया है, अभी मैं नीलांजन जी और हम डिस्कस कर रहे थे कि महिलाओं ने अब शायद वो जो एक तरीका होता था कि घर के जो मर्द हैं वो उनसे कहते थे कि आप इसको वोट कीजिए, तो वो वहाँ जाके या उसी पार्टी को वोट देती थी, वो कहीं ना कहीं वो
बदल रहा है, वो सोच बदल रही है और महिलाएं आज अपने मुद्दे, अपने इश्यूज को इम्पोर्टेंस देते हुए वोट कर रही हैं। पर उस पर बात कहाँ होती है रेणुका जी? वहाँ तो बात हो रही है शमशान की, वहाँ बात हो रही है कब्रिस्तान की। लोग कह रहे थे नोटबंदी पे वोट होगा, वोटिंग के दौरान गए तो लोगों ने कहा वो नोटबंदी कोई मुद्दा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर लग रहे थे, कोई कह रहा था कि मोदी जी महावीर हैं, तो किसी ने कहा कि मुलायम जी की प्रेरणा से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। आपने इनसे सवाल पूछा था कि महिलाओं को मोदी जी पसंद है कि नहीं, तो मुझे यहाँ एक इंटरेस्टिंग एपिसोड याद आया। शायद आप लोगों को याद होगा कि पोलिंग के दौरान डिम्पल यादव और उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भाग के सेल्फी ली थी मोदी जी के साथ, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस टाइम पे ये लगा था कि शायद यूपी में जो लेडीज़ हैं समाजवादी पार्टी की भी, इट वाज स्ट्रेंज कि वो वहाँ पे जाके उनके साथ सेल्फी लेना चाहती हैं। एनीवे, लीविंग दैट असाइड, मुझे यूपी में मुझे ये लगता है कि क्योंकि इस टाइम हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा है, हायर देन अदर ईयर्स, तो इसका इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, दे वांट अ चेंज। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उससे तो यही लगता है कि अगर गवर्नमेंट बदल जाए तो शायद वो इम्प्रूव हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है यूपी में। ठीक, नीनाद साहब, मैं इससे पहले इन दोनों से एक एक कमेंट लूँ, गंगा साया जी से और कुशल से। फटाफट मैं आपसे चाहता हूँ एक छोटा सा पॉइंट, वो ये कि हाई वोटर टर्नआउट ये हमेशा ऐसे क्यों समझा जाता है कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है अगर वो सत्ता में नहीं है तो? और दूसरी बात, क्या वाकई वोटर टर्नआउट इतना हाई रहा? क्योंकि जितनी शायद बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी उतना भी नहीं रहा। इतना ज़्यादा नहीं रहा जितना सोचा था, लेकिन इस संदर्भ में हाई टर्नआउट अगर थोड़ा सा भी रहा उसका बहुत मायने है। क्योंकि आप किसी भी तरीके से अगर यूपी को देखें, चाहे भाई भतीजा की लड़ाई हुई हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है, यूपी में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा खस्ता है कि एक तरह से यही कह सकते हैं गवर्नेंस है ही नहीं। और मैं सबसे बड़ी पॉइंट हाई टर्नआउट में ये मानूंगा कि अगर आपने काम किया भी है तो ये पुराना वाला वोटर नहीं है, ये एक सेलफोन वाला वोटर है। इसकी एस्पिरेशन जो है वो आपसे, आपके काम से आगे है। लोग ये मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर आपने काम किया भी है तो इसके लिए इनफ नहीं है, ये माई बाप वोटर नहीं रहा। और ये कहना बार बार ताल ठोक के कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बैकफायर कर रहा है। क्योंकि वो एक तो पहुंचा नहीं है शायद इतना ज्यादा, और ये वोटर अलग है। लैपटॉप देना भी बैकफायर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप से अकल आ जाती है। जी, वो भी मोबाइल सेलफोन से अकल आ जाती है, एम्पावरमेंट बढ़ती है शायद। अशोक जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले जल्दी गंगा साहब, आपको लगता है कि मायावती ने जो कार्ड खेला इस बार, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट को भी उन्होंने उतारा और बड़े ऐलान के साथ उतारा, वो फायदा करेगा? बिल्कुल करेगा। जहाँ से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला है, लेकिन मायावती उसमें आगे निकल जाएंगी, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि दलित और मुस्लिम की एकता हुई है। और इसकी वजहें हैं दोनों सरकारें, जो एक राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों अपने अपने मोर्चे पर विफल रही हैं, और मायावती को इसका फ़ायदा मिलेगा निश्चित तौर पर। लेकिन कौशल, एक बात बताइए ना, सवर्ण वोटर एकजुट हो जाए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बीट नहीं हो जाता क्या? ये ऑलरेडी बीट हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले ही बनारस में था और इलाहाबाद में था 2 दिन के लिए। तो हमारे ड्राइवर जिनके साथ मैं चल रहा था इत्तेफाक से बनारस के ही थे, और वो इत्तेफाक से मुस्लिम थे। तो मैंने पूछा, क्योंकि हम तो ऐसे जनरली पूछ लिया कि भाई क्या है, कौन जीत रहा है? तो उन्होंने बोला तो इस बार तो बीजेपी जीत रही है। मैंने कहा क्यों? मुस्लिम वोटर तो एक साथ यूनाइट होकर बीजेपी के अगेंस्ट ही वोट करता है, तो फिर भी कैसे आप ये कह सकते हो? बोले नहीं, इस बार हवा है। तो ये जो एक इलेक्शन में होता है ना, एक हवा है, जो दिवाली आने के पहले लगता है कि दिवाली आने वाली है, और होली आने के पहले लगता है कि होली आने वाली है। तो वो जो हवा है ना, ये पता नहीं वो कैसे आती है, पर हवा ऐसी है यूपी की कि शायद बीजेपी आ रही है। ठीक है, हवा वैसे दिल्ली में भी थी, आपको याद होगा। दिल्ली में नहीं थी, दिल्ली में क्या था कि जो हमारे जैसे पढ़े लिखे वोटर्स भी जो थे, जो डॉक्टर्स जो हमारे साथ के थे, उन्होंने कहा था कि सेंटर में तो हमें लाना है मोदी जी को, पर दिल्ली में हम ऐसे एक अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी के ऊपर भरोसा करके वेबसाइट पे पोस्टर लगा दिया था कि सेंटर में मोदी के, दिल्ली केजरीवाल ने खुद ही कहा। आप बोलिए मैडम, फिर आ रहा हूं। जी, सरकार से मुसलमान वोटर्स की शिकायतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो गठबंधन
गठबंधन की वजह से वो कंफ्यूजन का शिकार है। बल्कि वो तो बैलेंस हो जानी चाहिए थी, अगर अखिलेश से शिकायतें थी राहुल से दूर हो जाती। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और जो मुझे लगता है कि बीएसपी को, अगर उनका वोट बीएसपी की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। वो हवा थोड़ा सा इधर भी जा सकती है और कहीं ना कहीं इधर भी पलट सकती है। वो जो कंफ्यूजन है वो तो मुझे लगता है जब रिजल्ट्स आएंगे तभी क्लियर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप दोनों बोलिए, फिर मैं अशोक देव और जितेंद्र जी से कमेंट। एक चीज कहना है, मैं ये मानता हूं कि हम लोगों की एक गलत धारणा है कि दलित को एक वोट बैंक के तौर पे देखते हैं और मुसलमान को भी। मुझे लगता है कि ये दोनों कम्युनिटीज जो है मोनोलिथ नहीं है। हम देखते हैं कि पार्टीज देखती हैं। मेरे ख्याल से हम लोग विशेषज्ञ मतलब जो एनालिस्ट हैं हम लोग उसको भी देखते हैं। पार्टीज तो उसको कंसिडर करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पार्टीज इस मामले में थोड़ा हमसे आगे हैं। हम लोग अभी भी उनको मोनोलिथिक कम्युनिटीज़ के तौर पे देखते हैं। मुसलमान जो है, मुसलमान में भी उतना ही कास्ट एक ऑर्डर है जितना कि हिंदू कम्युनिटी में भी है, क्योंकि वो हिंदू इम्पैक्ट ऑन इंडियन इस्लाम जो है उसके बारे में बहुत अच्छा खासा शोध हो रखा है। सिमिलरली अगर आप दलित कम्युनिटीज़ को देखें, इनके जो सब कास्ट्स हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में लोग बात करें, एक तरफ सबसे बड़ा लगभग 50% के करीब जाटव कम्युनिटी होता है। जो नॉन जाटव कम्युनिटी हैं वो भारतीय बहुजन समाज पार्टी की तरफ ज़्यादा उतने नहीं रहे हैं और बाकी कई पिछले चुनावों में देखा गया कि उनका वोट बीएसपी को नहीं पड़ा बल्कि और पार्टियों में गए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से जो अदर जिसको बोलते हैं मोस्ट बैकवर्ड दलित्स के प्रति उन्होंने काम किया है, नॉन यादव ओबीसीज के प्रति काम किया है, जो बैकवर्ड सेक्शन से ओबीसीज में उनके अंदर काम किया है। और इसी वजह से नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जाटव दलित्स में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। मैं जल्दी से मैं ये कह रहा था कि मुझे आपकी बीच में जो एक दो इंटरवेंशन है वो बड़े इंटरेस्टिंग लगे और अच्छे भी लगे और बिल्कुल सटीक भी थे कि इस पूरी विवेचना में, विश्लेषण में जब भी हम लोग करेंगे और आगे वाले दिनों में भी हमारे सर पर दिल्ली और बिहार का साया मंडराता रहेगा। और दो हमारे विशेषज्ञों ने बार बार उसका जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है कि उस साये को थोड़ा सा हटाने की कोशिश ही कर देते हैं। और बिल्कुल सही है कि देखिए क्या है कि जब भी विवेचना विश्लेषण किसी भी विषय का होता है तो वो अब ऐसा नहीं हो सकता एक तरफा, और हम सब लोग समझदार पढ़े लिखे ये सारा काम करते हैं, तो इसलिए बिना किसी जार्गन और उसके हमको थोड़ा समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। है ये कि तब तो 18 महीने हुए थे बिहार में, वो सब कुछ था और मोदी जी बहुत लोकप्रिय भी थे, वो सारी चीज़ें भी थी, हवा भी चल रही थी बकौल आपके। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है शायद एक तर्क आता है कि वो महागठबंधन था। और जैसे दिल्ली में आपने बिल्कुल याद दिलाया कि दिल्ली में भी सब कुछ था, तो आपने फौरन तर्क दिया कि नहीं पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा फैसला किया था, तो क्या यूपी के पढ़े लिखे लोग ऐसा फैसला नहीं कर सकते? आप एक बात को मना नहीं कर सकते ना कि चिंचपोकली में भी अगर नगरपालिका का चुनाव होता है और वो हार जाती है बीजेपी, तो कहते हैं कि देखो मोदी की हवा नहीं चल रही। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव होता है उसमें एबीवीपी की एक सीट कम हो जाए तो देखो मोदी की हवा नहीं चल रही। बिल्कुल सही बात है। तो अगर चुनाव बन गया है मोदी रोको प्रतियोगिता कि भाई मोदी को रोकना है, आप सुनिए ना, आप अभी कांग्रेस से पूछिए, बीएसपी से पूछिए, एसपी से पूछिए, वो कहेंगे कि इनको नहीं आने देंगे। तो अगर आपका एजेंडा इनको नहीं आने देना है बजाय इसके कि हम आपको क्या देने वाले हैं, तो फिर तो इसी आधार पर वो बड़ा नेगेटिव एजेंडा है एक लेवल पे। और मैं बस मोदी इज द फेस, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी में हम कोई ऐसे लीडर नहीं नजर आ रहे हैं उस पार्टी में जो मोदी की जगह लेके, क्योंकि सेंटर में मोदी है, तो एक फैक्टर, एक्स फैक्टर जो है वो मोदी। रोहित जी एक बात और है, देखिए आप ही के विश्लेषकों ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि 25 साल में एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में बड़ी आई है और एक बड़ा नेता उभर के आया है। मोदी जी की लोकप्रियता है, इतनी जबरदस्त सीटें लेके आए हैं, तो अगर फर्ज करिए कामयाबी मोदी जी की है तो नाकामी भी किसी न किसी रूप में फिर मोदी जी की ही होगी। ठीक, आप बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता था कि लोग एक बात भूल रहे हैं कि कांग्रेस अब शायद एग्जिस्ट नहीं करती ऐसे जैसे हमारे दिमाग में करती है, एक ज़माने में करती थी। और वो जो वैक्यूम बना है, और उसके साथ में अगर हम देखें कि मोदी जी की पर्सनैलिटी और कैडर बेस्ड पार्टी एक पैन इंडियन पार्टी की तरह आ रही है। अगर आप महाराष्ट्र में देखें, बहुत ज़रूरी है महाराष्ट्र का रिजल्ट, और उड़ीसा में तो एक पैन इंडियन पार्टी आ रही है। उसका कितना बेस रहेगा वो सब हम अभी नहीं कह सकते, पर ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर एक पैन इंडियन पार्टी की रूप से बीजेपी उभर रही है और यूपी में इतना बड़ा काम वो कर चुकी है 73 सीट्स लाने का, तो क्या मोदी जी अचानक इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि वो फिर से नहीं जीत पाएंगे? मुझे ऐसी कोई सिग्नल लगता नहीं है कि मोदी जी अचानक इतने अनपॉपुलर हो गए हैं कि वो नहीं मिलेगा। पर 5% 4% शायद
हो सकता है जो हमेशा होता है, ठीक है कम। ठीक है, एक कुछ बड़ी बातें हैं जो एग्जिट पोल्स आ गए अब तक, उसके मुताबिक आपको बता देते हैं। गोवा में बीजेपी की वापसी के अनुमान है। मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। उत्तराखंड में अब तक के एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान दे रहे हैं, और पंजाब में कांग्रेस की वापसी का अनुमान है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। और ये सिर्फ शुरुआती एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं। अभी आपको बता दें कि सारे एग्जिट पोल्स नहीं आए हैं, अभी कुछ और एजेंसीज के एग्जिट पोल आने हैं और लगातार उलटफेर चल रहा है। कुछ एग्जिट पोल कंप्लीटली एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स कंप्लीटली दूसरे पक्ष की तरफ जा रहे हैं। श्रीकांत हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रदीप जैन है, हमारे साथ अशोक देव और जितेंद्र त्रिपाठी हैं। हम फटाफट से अशोक देव और जितेंद्र त्रिपाठी से एक एक कमेंट लेना चाहते हैं। अशोक जी, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आप लोग इस नारे पे जा रहे थे कि युवा चेहरे हैं हमारे दोनों। जो बातें अभी मोबिन ज़हरा साहिबा ने कही हैं, खासतौर पे महिला वोटर को लेके, मुस्लिम वोटर को लेके, आपको लगता है कि मायावती ने जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को टिकट दिया और एलानिया तौर पे दिया, उसको अपनी यूएसपी बना के दिया, उसका नुकसान हो सकता है आपको? वोट बढ़ता है तो कटता है तो? देखिए, सबसे पहले बता दूं, एक हमारे महोदय वहाँ अभी बताया कि वकार साहब का जो है बयान आया, तो देखिए वकार साहब समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो हम दूसरे पार्टी में है, तो उनके बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, आप जो कह रहे थे माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी ने देखा है कि 2012 के पहले जब बीएसपी की सरकार थी तो सबसे बुरी स्थिति अगर किसी की थी तो दलित और माइनॉरिटी की थी। आपको याद होगा कि बाराबंकी में एक निर्दोष लड़के के इनकाउंटर हो गया था, आजमगढ़ में एक मौलाना जी का इनकाउंटर हुआ था, और उनके लिए कुछ नहीं किया गया था उस समुदाय के लिए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बने, तो उन्होंने बगैर किसी भेदभाव का हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं चाहे मेजॉरिटी के लोग हैं। तो ये कहना कि नहीं माइनॉरिटी उधर जा रही है, गलत बात है। दूसरी चीज़, महिलाओं की बात कर रहे थे आप, महिलाएं भी असुरक्षित थी। आपको याद होगा, हम याद दिलाना नहीं चाहते, आप कहेंगे कि चुनाव भाषण आप दे रहे हैं, कि बीएसपी सरकार में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन ज्यों 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमने विश्व की सबसे अच्छी योजना 1090 लागू किया, और उसमें हम समझते हैं कि महिलाओं को काफी सुरक्षा मिला। हाँ, ये जरूर है कुछ छिटपुट घटनाएं हुई जिससे मुझे बेहद कष्ट होता है, तो महिलाएं जो हैं उनके सुरक्षा के लिए हमने काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया। अब तो वोट पड़ गया ना, के लिए भी काम किया जी। अब तो वोटिंग पड़, अब हो चुकी वोटिंग खत्म हो गई, अब तो उठा लाइए गायत्री प्रजापति कहाँ है? हाँ, तो आतंकवादी को आप घर में घुस के मार देती है आपकी पुलिस, अपने मंत्री का पता नहीं लगता जिसके साथ मुख्यमंत्री फोटो खिंचाता है। कैसे आप बात कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड की बेस्ट 1090 दी? तो अभी भी रोहित जी, हाईवे में रोहित जी, हमने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश में, और जितने भी इस तरह के सर काम से इनकार नहीं कर रहा है कोई, बात करते हैं सर काम से कोई इनकार कहाँ कर रहा है? आपने महिलाओं के लिए कहा। अच्छा, मैं आपके बगल में जितेंद्र जी बैठे हैं, मैं उन्हीं को एक मौका देता हूं, फिर सुन लीजिए महिलाओं की स्थिति वहां। महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया है। बोले जितेंद्र जी, हमने 1090 दिया। सुनिए ना सर, अपने बगल में बैठे हैं सर सुनिए ना, यूपी 100 पे कॉल कीजिए ना, उनको बोलिए 15 मिनट में आते हैं तो ले आए गायत्री प्रजापति को भी। उत्तर प्रदेश इतनी जल्दी होता है 1090 पे? सुनिए ना एक बार, त्रिपाठी जी को भी सुनिए, वो बताएंगे महिलाओं की स्थिति क्या है वहाँ। बोले त्रिपाठी जी, आपके बगल में 1090 जो इन्होंने किया है, उस पर मुख्यमंत्री जी बड़ा दम से कहते हैं कि उसमें 6.5 लाख कॉल आई है और पता नहीं क्या क्या। आप सोचिए कि 6.5 लाख अगर कॉल्स आएंगी उस 1090 पे, तो महिलाओं की स्थिति तो ऐसे ही समझ में आ जाती है। दूसरा, इतना अच्छा काम किया इन्होंने महिलाओं के लिए कि इनके गायत्री प्रसाद प्रजापति ने एक महिला को वहाँ एम्स में एडमिट करा दिया। वो बेचारी अपने जीवन से लड़ रही है, जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं। आज तक मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक भी बयान उस लड़की, उस परिवार के पक्ष पे नहीं निकला है। ऐसा ही महिलाओं के लिए इतना अच्छा इन्होंने कर दिया, तो बुलंदशहर वाला कांड हो गया, और भी तमाम सारे कांड हो गए। इतना अच्छा, एक मिनट हमको बोले दिए, देखिए मैं भूल गए हैं। नहीं, मैं अपना सबसे ज्यादा अगर देखिए हमको बोले दिए ना, इतना ही अच्छा अगर इन्होंने किया होता तो आज इनके 2 वरिष्ठ मंत्री इन्होंने अभी अपनी हार स्वीकार कर ली है। रविदास मेहरोत्रा जी ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन न होता, अखिलेश जी अकेले चुनाव लड़ते तो बेहतर होता। इनकी सरकार में जो सबसे सीनियर मंत्री हैं आज की डेट में, अव्वल तो अखिलेश जी के पास कोई सीनियर मंत्री बचा नहीं, सब लड़कों की फौज है। एक जो सीनियर मंत्री माननीय आजम खान जी बचे हुए हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अगर हार हुई
तो जिम्मेदारी इसकी होगी। लेकिन अगर क्यों ठीक है आप तो कह रहे हो कि 250 सीट आ रही, तो अगर आजम खान जैसे इतने सीनियर नेता उन्होंने भी कहा है। ठीक है सर, झगड़ना नहीं है, करना चाहूंगा सर, झगड़ने का समय चला गया, अब तो वोटिंग हो चुकी है, अब क्यों झगड़ रहे हैं आप? चला गया हम लोग। सर त्योहार का समय है, होली मनाइए, अच्छे से गले मिलके एक दूसरे को बधाई दीजिएगा। जो जीत जाएगा, जो हार जाएगा वो विपक्ष में रहेगा, सवाल करेगा, फिर वैसे उसको मौका मिलेगा। मोबिन साहब आप कुछ कह रही हैं, उसके बाद मैं सुनीता रेन आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। देखिए रोहित जी, दिक्कत यही है कि अगर ये अपने स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो पिछली जो सरकार थी उसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर जज्बा ही नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित रहें। वो आप 1090 की बात करते हैं, क्या 1090 हर महिला के पास उपलब्ध है? क्या वो सेवा वो प्राप्त कर सकती है? वहाँ आज भी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ रोज का 100 रुपया उनको मिलता है, वो कहती हैं कि हमारी जिंदगी यहीं इसी हाल में बीती है, आगे भी हमारी जिंदगी इसी हाल में बीतेगी। तो मेरा प्रश्न इन पॉलिटिशियन से ये है कि क्या इन्होंने कभी सच में दिल से सोचा? आपको लगता है कि सिर्फ 1090 देने से आपने बहुत बड़ा काम कर दिया? बिल्कुल नहीं। आज भी आपको पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि महिलाओं की हेल्थ के इश्यूज को देखा जाए, एजुकेशन को देखा जाए। और एक बात मैं यहाँ पे कहूँगी रोहित जी कि जिस तरह हम दलित और मुसलमानों की वोटों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के वोटों को भी इस तरह के शोषे देकर, इस तरह के छलावा देकर अपनी तरफ लिया जाता है। आज समय आ गया है और वाकई ये बदलाव आ रहा है। कुछ महिलाओं को इन इश्यूज पे वोट करना चाहिए कि हमारे एरिया में अगर क्राइम रेट इतना है, आप देखिए कि उस पर क्या काम किया गया है। जब उत्तर प्रदेश में खासतौर पर महिलाओं ने जितनी मुखर होकर इस बारे में बात की है, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो जैसा आप कह रही हैं। हाँ, ये बदलाव आया, ये मैंने आपसे पहले ही कहा, लेकिन मुझे लगता है ये रियलाइजेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत जरूरी है करना कि अब ये बदलाव आ रहा है, अब होने लगेगा, ऐसा लगता है अगर ये नतीजा इस तरीके का होता है। न्यूज़ 18 इंडिया एमआरसी का एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बीजेपी को 185 या उससे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश का न्यूज़ 18 इंडिया का पोल कह रहा है। दूसरे नंबर पर वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन को दे रहा है, और तीसरे नंबर पर वो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को दे रहा है। इसके अलावा और भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। हम ब्रेक पर जाने वाले हैं। सुनीता एरोन हमारे साथ उसके बाद नहीं होंगी। चलते चलते सुनीता एरोन, बहुत जल्दी से आपका एक लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल करना इतना मुश्किल क्यों होता है? समझ नहीं आ रहा है जी, यूपी में एग्जिट पोल इतना मुश्किल क्यों होता है? Your question is not audible. इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेट है, इसके बड़े कास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। अगर आप एक स्टेट में 4 स्टेट्स के बराबर है और आप वेस्ट से ईस्ट में चलिए तो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसलिए इतने बड़े स्टेट में एग्जिट पोल्स करना बहुत मुश्किल होता है। 403 सीट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ रहने के लिए। स्मिता प्रकाश मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ रहेंगी आगे भी, पैनल के और मेहमान भी हमारे साथ होंगे। मीमांसा मेरे साथ आ जाएंगे। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेके आ रहे हैं, लेकिन अब महा एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत हद तक साफ होने लगे हैं। 5 राज्यों की कुछ ना कुछ तस्वीर हमारे पास आ चुकी है।